Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेलिंग की थी और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की या ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो उसमें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डिकोड करते हुए जा रहे हैं, जिससे अगर एनसीईआरटी में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। सो हियर द टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन और क्वाइटस, sperm is released by the penis into the vagina and the process is known as insemination. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, insemination क्या होता है? So the insemination is the process in which the sperm is released in the genital tract of female. फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट में स्पर्म का प्रेजेंट होना इंसेमिनेशन कहलाता है। अब जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट हैं, सो वेयर दीज स्पर्म्स गेट एक्यूमुलेटेड, ये स्पर्म्स कहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे? दे गेट एक्यूमुलेटेड इन द वेजाइनल रीजन, ये वेजाइना में एक्यूमुलेट होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें दो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना पड़ता है, किस तरीके से स्पर्म अपना मूवमेंट करेगा और किस तरीके से ओवेरी से ओवम रिलीज होने के बाद अपना मूवमेंट करेगा। तो यानी कि दो तरीके के मूवमेंट हो जाएंगे, एक तो स्पर्म का मूवमेंट और एक ओवम का मूवमेंट, दोनों ही मूव करेंगे। अब जब दोनों ही मूव करेंगे तो एक पर्टिकुलर पोजीशन में फैलोपियन ट्यूब के फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन क्या होती है कि स्पर्म को ज्यादा ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है अपने आप को, यानी कि स्पर्म को ज्यादा लंबा रास्ता कवर करना पड़ता है रादर देन ओवम। ओवम को तो केवल ओवेरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब के जो फिम्ब्रे होते हैं वो ओवम को रिसीव कर लेते हैं और रिसीव करने के बाद जो फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला रीजन है, उस एम्प्यूला रीजन में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो स्पर्म को रास्ता कम तय करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब ओवेरी से ओवम रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद जो फैलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे हैं, ये फैलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे ओवम को रिसीव करते हैं, रिलीज्ड ओवम को रिसीव करते हैं ओव्यूलेशन के जस्ट बाद। अब यहाँ पे जब हम फैलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे का स्ट्रक्चर अगर देखें तो फिम्ब्रे पे अंदर की तरफ म्यूकोसल लाइनिंग होती है और ये जो म्यूकोसल लाइनिंग है इट इज सीलिएटेड। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये सीलिएटेड होती है। सीलिएटेड का मतलब है कि जो अंदर की लाइनिंग है वहां पे सीलियाज प्रेजेंट हैं एंड एज यू ऑल नो दैट सीलियाज हेल्प इन मूवमेंट। अगर एपिथेलियम में सीलियाज प्रेजेंट होते हैं, दैट एपिथेलियम इज नोन एज सीलिएटेड एपिथेलियम एंड व्हाट इज द फंक्शन? इसका फंक्शन क्या होगा? ये ट्रांसपोर्ट करेगी, पहले तो ओवम का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगी। जब ओवम आता है तो यहाँ पे फिम्ब्रे से आता है इनफंडिबुलम में, ये रीजन इनफंडिबुलम है, जो फनल रीजन होता है ये वाला, दैट इज इनफंडिबुलम। यहाँ पे ओवम प्रेजेंट है तो यहाँ से कहाँ पे जाना उसको? मैंने आपको बताया था कि हमारे हाथ की तरह ही स्ट्रक्चर होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसको जाना है एम्प्यूला रीजन में। ये मान लीजिए एम्प्यूला रीजन है, तो यहाँ से यहाँ तक रास्ता तय करने के लिए अंदर सीलियाज मौजूद हैं और सीलियाज की मदद से बहुत सारे मल्टीपल सीलिया बहुत सारे होते हैं, सो दे ट्रांसपोर्ट ओवम। एज वेल एज यहाँ पे एक और मूवमेंट होता है दैट इज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इज द रिदमिक मस्कुलर मूवमेंट। इस रिदमिक मस्कुलर मूवमेंट की सहायता से ओवम यहाँ तक पहुंच जाता है। नाउ व्हाट अबाउट द स्पर्म, हाउ द स्पर्म मूव्स फॉर द फर्टिलाइजेशन? स्पर्म का मूवमेंट कैसे होता है, और इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो स्पर्म है वो वजाइना में एक्यूमुलेट होते हैं सिंगल इजैक्यूलेशन में 200 to 500 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, बट ओवम तक कुछ 100 स्पर्म ही जा पाते हैं, 100 से 200 स्पर्म ही ओवम तक पहुंच पाते हैं। व्हाट अबाउट द अदर स्पर्म्स? अदर स्पर्म्स का क्या होता है? वो फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में ही डी नेचर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
अब पहुंचते कैसे हैं, क्या उनमें रिएक्शंस होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझें यहाँ पे, जब स्पर्म्स वेजाइना में होते हैं तो कोगुलम की फॉर्म में होते हैं। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि व्हाई द स्पर्म जस्ट आफ्टर इजैक्यूलेशन दे आर प्रेजेंट एज अ कोगुलम, व्हाई स्पर्म्स आर प्रेजेंट एज अ कोगुलम इन द वेजाइनल रीजन, क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है कि जब हम बात करते हैं सेमिनल फ्लूइड की, तो सेमिनल फ्लूइड जो होता है, जो सेमिनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो स्पर्म को देते हैं, उनमें क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं, फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, फिब्रिनोजन, क्लॉटिंग एंजाइम्स, तो जैसे स्पर्म इजैक्यूलेट होते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो वो कोगुलम के फॉर्म में होते हैं। बट कोगुलम में होने की वजह से स्पर्म में मोटेलिटी नहीं होगी, वो यहाँ पे टेम्परेली प्रेजेंट रहेंगे, बट उनको मोटाइलिटी अपनी मेंटेन करनी है, उनको ओवम तक पहुंचना है, तो हाउ दे मूव, तो यहाँ पे जो कोगुलम है दैट गेट डिसॉल्व्ड, वो डिसॉल्व होता है, और उसको डिसॉल्व होने के बाद जो स्पर्म्स हैं वो फ्री हो जाते हैं, फ्रीली मोटाइल कंडीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोगुलम का डिसॉल्व होना बहुत जरूरी है, और जब कोगुलम डिसॉल्व हो जाता है, फिब्रिनोलाइसिन जो भी एंजाइम यहाँ पे है वो कहाँ पे मौजूद हैं, सारे के सारे सीमन के सेमिनल फ्लूइड में मौजूद हैं, और वो उसी समय पे काम करेंगे जब उनको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्टिवली काम करना पड़ेगा। जब कोगुलम बनाना है तो कोगुलम बनाएंगे, कोगुलम को डिसॉल्व करना है तो लाइसिन एंजाइम कोगुलम को डिसॉल्व करेगा, और स्पर्म्स जो हैं वो वेजाइना से जाने लगेंगे यूट्रस की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जब स्पर्म्स वेजाइना से यूट्रस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दो फेलोपियन ट्यूब है, तो दोनों फेलोपियन ट्यूब में एंटर करने की कोशिश करते हैं और करेंगे भी नेचुरली। तो यहाँ पे कुछ स्पर्म्स यहाँ और कुछ स्पर्म्स यहाँ जाएंगे, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है और जो फेलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग है वो स्पर्म की कंडीशनिंग करता है। इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि स्पर्म की तैयारी की जाती है फर्टिलाइजेशन के लिए, दैट इज द कंडीशनिंग ऑफ द स्पर्म। नाउ द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, हम बात कर रहे हैं उन स्पर्म्स की जो मोटाइल कंडीशन में आ चुके हैं, कोगुलम डिसॉल्व हो चुका है, और दे स्विम फ्रीली रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, वो सर्विक्स वेजाइना से सर्विक्स में और सर्विक्स से यूटेरस में होते हुए एम्पुला रीजन तक पहुंच जाते हैं ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। सो व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। The ovum is released by ovary is also transported to the ampullary region. जो ओवम है वो भी एम्पुलरी रीजन तक आएगा, और कैसे ट्रांसपोर्ट होगा मैंने आपको बता दिया है। Where fertilization takes place, fertilization can also occur if the ovum and the sperm are transported simultaneous to the ampullary region। ये एक important line है, कहने का मतलब ये है कि ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होने के बाद ओवम एम्पुला रीजन में आया, और अगर उसी ड्यूरेशन में, उसी पर्टिकुलर डे में अगर स्पर्म की एंट्री भी इस रीजन में होती है तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो ध्यान रखना, जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम सेफ और अनसेफ डेज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अनसेफ डेज क्या है, ऐसे डेज जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, मैक्सिमम चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, तो वो कब होगा, जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन। अगर साइकिल 28 डेज की है तो 14th डे ओव्यूलेशन हुआ है, तो 14th डे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में काफ़ी समय तक रह सकता है, 2 से 3 दिन रह सकता है, कभी कभी 5 दिन तक भी रह सकता है, बट जो ओवम है उसकी लाइफ 24 आवर्स की होती है, यानी कि एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स। ज़्यादातर फीमेल में केवल 48 घंटे का वक्त जो है ओवम अपने आप की लाइफ को नहीं देता है, तो ज़्यादातर फीमेल में कितना देगा, केवल
24 आवर्स, एक दिन, उस एक दिन में अगर उसको स्पर्म मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो आगे अपने प्रोसेसेस यानी कि इम्प्लांटेशन और आगे डेवलपमेंट कंप्लीट कर देगा. सो हियर this is the reason why not all copulations lead to the fertilization and pregnancy. ऐसा नहीं होता कि हमेशा अगर कॉपुलेशन हुआ है तो फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एक्सपेंडेंसी यानी कि जो लाइफ है, लाइफ स्पेन जो है दोनों सेल्स का वो डिफरेंट है. तो ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन में हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि ओव्यूलेशन हुआ, और ओव्यूलेशन हुआ है तो ओव्यूलेशन के बाद जो ओवेरी से रिलीज हुआ है दैट इज ओवम, और उसको हम सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं. ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये कौन सा oocyte है, सेकेंडरी oocyte है. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी oocyte? इस सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर कैसा है? तो आई टोल्ड यू इन द फॉलिकुलोजेनेसिस, हमने बात की थी फॉलिकुलोजेनेसिस में कि ये ओवम है, इस ओवम के बाहर एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है. दिस ग्लाइकोप्रोटीन लेयर इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा. इसको हम क्या बोलेंगे? जोना पेल्यूसिडा. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है. अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, इसके बाहर भी एक लेयर होती है, इनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा. एक और लेयर है कोरोना रेडिएटा की. तो जो ये सेल्स हमें दिख रही हैं, ये कोरोना रेडिएटा की सेल्स, और इन कोरोना रेडिएटा की सेल्स के बीच में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एंड दिस सब्सटेंस इज नोन एज हाइल्यूरोनिक एसिड. वर्ड याद रखना है, फर्टिलाइजेशन में जब हम पढ़ेंगे तो ये वर्ड आएगा, दैट इज हाइल्यूरोनिक एसिड. वेरी इंपॉर्टेंट, इस टर्म को हमें याद रखना. एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं दिस ग्रीन पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा. अब ओवम और जो जोना पेल्यूसिडा है, इसके बीच में एक स्पेस होता है, स्पेस को हम बोलते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस. किस किस के बीच में? सेकेंडरी oocyte या ओवम, सेकेंडरी oocyte या ओवम और जोना पेल्यूसिडा के बीच में एक स्पेस होता है, स्पेस को बोला जाता है पेरीविटिलाइन स्पेस. अब ये सारी चीजें क्यों डिस्कस की गई हैं? इसका कारण है कि जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है तो उसको दो बाउंड्रीज क्रॉस करनी है. पहली कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा को प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोला जाता है, और इसको बोला जाता है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन. तो दोनों को पास करना है. अब दोनों को पास करने के लिए डिफरेंट रास्ते फॉलो करने पड़ेंगे, अपने अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे स्पर्म को. तो स्पर्म क्या करता है? सबसे पहले कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आता है. कोरोना रेडिएटा की सेल्स के बीच में हाइल्यूरोनिक एसिड है, तो इस हाइल्यूरोनिक एसिड को, इस सीमेंटिंग सब्सटेंस को सबसे पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा. इसको डिसॉल्व करने के लिए यहाँ पे स्पर्म क्या करता है? स्पर्म अपनी कंडीशनिंग करता है, अपने अंदर बदलाव लेके आता है, कैपेसिटेटेड स्पर्म कहते हैं उसको. तो सबसे पहला स्टेप जो स्पर्म फॉलो करता है दैट इज कैपेसिटेशन. इंपॉर्टेंट, दैट इज द स्पेशल कंडीशनिंग ऑफ द स्पर्म इन द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट. ये स्पेशल प्रकार की कंडीशनिंग है स्पर्म की, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में की जाती है, स्पेशली यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में. अब क्या कंडीशनिंग है? जब हम स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म का जो हेड है, इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है. इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये क्या करेंगे? अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को नहीं होने देंगे, क्योंकि ऐसे स्पर्म जिनके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है वो कोरोना रेडिएटा की मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएंगे. तो इस पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन को रिमूव करना जरूरी है. और जब ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर हट जाती है,
यानी कि मान लीजिए स्पर्म ने कैप पहन रखी है, वो कैप उसकी हट गई है, सो ऐसा स्पर्म कहलाता है कैपेसिटेटेड स्पर्म। तो हम ये बोल सकते हैं केवल कैपेसिटेटेड स्पर्म ही कोरोना रेडिएटा की लेयर को पास कर सकता है। अगर स्पर्म कैपेसिटेटेड नहीं हुआ है, स्पर्म की स्पेशल कंडीशनिंग नहीं हुई है, तो वो कोरोना रेडिएटा की लेयर को पास नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पे जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा और जोना पेल्यूसिडा तक नहीं पहुंच पाएगा। पहले तो बैरियर है कोरोना रेडिएटा, उसके बाद में है जोना पेल्यूसिडा। अब कैसे करता है? एंजाइम से करता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम से करता है, क्योंकि नाम से नाम आ रहा है हाइलुरोनिक एसिड, उसको डिसॉल्व करने के लिए हाइलुरोनिडेज एंजाइम की जरूरत है। और कोरोना रेडिएटा से स्पर्म जो है वो यहाँ पे सबसे पहले टारगेट ही करते हैं कोरोना रेडिएटो। अब क्या होता है, जैसे जैसे स्पर्म आगे बढ़ता है तो आ जाती है जोना पेल्यूसिडा। जैसे ही स्पर्म जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आया, यानी कि अगर हम बात करें, दिस इज एन oocyte, ये oocyte है, और इस oocyte के बाहर दो लेयर्स हम देखेंगे। ये है लेयर जोना पेल्यूसिडा की और ये है सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। तो हमने बात कर ली कि कोरोना रेडिएटा से तो स्पर्म पास कर चुके हैं, कोरोना रेडिएटा से तो स्पर्म पास कर चुके हैं, कैपेसिटेटेड स्पर्म इसको पास करके आगे निकल चुके हैं, जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में स्पर्म आ गया है। ये स्पर्म किसके कांटेक्ट में आ गया है? जोना पेल्यूसिडा। दिस वन इज जोना पेल्यूसिडा। अब जोना पेल्यूसिडा के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, स्टार्ट होगा जोना रिएक्शन। अब क्यों होगा ये जोना रिएक्शन स्टार्ट? यहां पे क्या होता है, जैसे ये स्पर्म उसके कांटेक्ट में आया तो यहां पे क्या होता है, मान लीजिए ये स्पर्म है और इस स्पर्म को अगर हम ऐसा बनाएं कि ये स्पर्म है, ये स्पर्म का हेड है जिसकी वॉशिंग, ग्लाइकोप्रोटीन की वॉशिंग हो चुकी है। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है इसका एक्रोसोम वाला पार्ट है, ये पार्ट इसका एक्रोसोम है और ये इसका मिडल पीस है और इसका ये टेल रीजन है। मेन पार्ट है एक्रोसोम वाला। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात समझनी है, एक मेम्ब्रेन ये है, एक मेम्ब्रेन ये वाली है, यानी कि ये दो मेम्ब्रेन हो गई, डबल मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन्स। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं ये कुछ कुछ जगह से फ्यूज करने लग जाती हैं। तो जब ये दो मेम्ब्रेन फ्यूज करेंगी तो ये स्पर्म कैसा नजर आएगा? ये फ्यूज हो गई है इनकी मेम्ब्रेन, ये फ्यूज हो गई स्पर्म के हेड रीजन की मेम्ब्रेन्स। और जैसे स्पर्म के हेड की मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है तो स्पर्म हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, ये मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पे जो एक्रोसोम है इसके पास, ये एक्रोसोम के जो एंजाइम्स हैं ये बाहर निकलने लगेंगे, यहाँ पे एक्रोसोमल एंजाइम्स बाहर निकलने लगेंगे और यहाँ पे एक्रोसिन रिलीज कर देंगे। क्या रिलीज करेंगे? एक्रोसिन। एक्रोसिन क्या करेगा? जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व करेगा और जैसे ही डिसॉल्व करेगा जोना पेल्यूसिडा को तो ये वो पहला स्पर्म होगा जो एंटर कर जाएगा जोना पेल्यूसिडा से, ये टच कर जाएगा या एंटर कर जाएगा और एंटर करने की कोशिश करेगा सेकेंडरी oocyte में। बट सेकेंडरी oocyte के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, वो भी आसानी से जाने नहीं देगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे स्पर्म बिल्कुल आने के लिए रेडी बैठे हैं, बहुत सारे स्पर्म्स होंगे जो ओवम की मेम्ब्रेन पे चिपके होंगे, बहुत सारे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, 100 से 200 स्पर्म एट अ टाइम फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहते हैं। बट उसमें से ये पहला स्पर्म है जिसने एक्रोसिन रिलीज किया और रिलीज करके इसने टारगेट कर दिया जोना पेल्यूसिडा को और टच कर दिया है यहाँ पे एग की मेम्ब्रेन को। सो दिस इज मेम्ब्रेन ऑफ द एग। अब क्या होगा कि इस एग की मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे
ऐसे वेसाइकल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्टिकल वेसाइकल। छोटे छोटे वेसाइकल प्रेजेंट है, ये वेसाइकल प्रेजेंट है, कॉर्टिकल वेसाइकल, और इन वेसाइकल में भरे होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम। इनमें क्या भरे होंगे? लाइसोसोमल एंजाइम। सो आई राइट हियर दीज आर cortical granules which are filled with lysosomal enzymes। तो जैसे ही पहला स्पर्म एग की मेम्ब्रेन को टच करता है, ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है ये एग की मेम्ब्रेन की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ये एग की मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, ये टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन जाने लगते हैं। इसका रीजन क्या है कि जो स्पर्म में की एंट्री हो गई है, पहले वाले की, एक ने ज़ोना पेलुसिडा को क्रॉस कर लिया है, क्रॉस करते ही वो एग की मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ चुका है, यानी कि पहला स्पर्म बिल्कुल रेडी है ओवम में एंटर करने के लिए। अब बहुत सारे स्पर्म चिपके हैं ज़ोना पेलुसिडा पे, क्योंकि ज़ोना पेलुसिडा पे ZP3 रिसेप्टर होता है। ZP3 रिसेप्टर, दैट इज ज़ोना पेल्यूसिडा स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर, या नॉर्मल भाषा में इसको कह सकते हैं स्पर्म को बाइंड करने का रिसेप्टर, ZP3 रिसेप्टर। इसको ZP या फिर हम बोल सकते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा ग्लाइकोप्रोटीन 3 रिसेप्टर। अब ये जो रिसेप्टर है ये क्या करेगा? ये स्पर्म को रिसीव कर सकता है, यानी कि इस रिसेप्टर पे स्पर्म आके चिपक सकते हैं। कौन से स्पर्म? बहुत सारे स्पर्म जो चिपके हैं, दूसरा चिपक सकता है, तीसरा, और अंदर एंटर हो सकता है। इसको रोकने के लिए यहाँ पे जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ज़ोना पेलुसिडा की तरफ भागने लगते हैं और ज़ोना पेलुसिडा में बदलाव लेके आते हैं स्ट्रक्चरली। जैसे ही ज़ोना पेलुसिडा में बदलाव आता है तो ज़ोना पेलुसिडा स्ट्रक्चरली बदल जाती है, और जितने भी स्पर्म बाहर चिपके हुए हैं बहुत सारे, उनकी एंट्री को रोकती है, क्योंकि ज़ोना पेलुसिडा ये इन सभी स्पर्म्स के लिए इम्परमेबल हो जाती है एक को छोड़ के। वो जो पहला स्पर्म है वो एग की मेम्ब्रेन को ऑलरेडी टच कर चुका है, तो इसके अलावा जितने भी स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री बैन हो जाती है, और जितने भी स्पर्म्स हैं वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आ पाते, क्योंकि ज़ोना पेलुसिडा ने उनको रोक दिया है अपने अंदर बदलाव लाके। और उसके अंदर बदलाव कौन लेके आ रहा है? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का लाइसोसोमल एंजाइम। तो इसी कारण ह्यूमंस में केवल एक स्पर्म ही एंटर होता है, मोनोस्पर्मी कहलाता है ये प्रोसेस, पॉलीस्पर्मी नहीं होता। अगर किसी कंडीशन में पॉलीस्पर्मी हो गई है, यानी कि एक से ज्यादा स्पर्म ओवम में एंटर हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि हम जो स्पीशीज हैं दैट इज होमो सेपियंस, एक जायगोट में 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। आइडियली एक जायगोट में 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, 23 मेल से 23 फीमेल से। यहाँ पे ज्यादा हो गए तो वो जो स्पर्म है वो जेनेटिक डिसऑर्डर, या ओवम हम कह सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर लेके आएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन एक जेनेटिक डिसऑर्डर लेके आएगा। तो यहाँ पे ये जो बाकी सारे स्पर्म है इनकी इम्परमेबिलिटी, यानी कि ज़ोना पेलुसिडा बिकम इम्परमेबल टू द अदर स्पर्म। अब रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने लगता है, और जो स्पर्म है अपनी मेम्ब्रेन को छोड़ के पूरा का पूरा एंटायर स्पर्म एंटर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है सिनगैमी, द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट, सिनगैमी। सिनगैमी में स्पर्म और ओवम फ्यूज कर गए, दोनों के फ्यूज करने के बाद इन दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करेगी। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन सिनगैमी में कंसीडर कर लेंगे। फिर आती है साइटोप्लाज्म की बारी, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का फ्यूजन कहलाता है प्लाज्मोगैमी। साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, साइटोप्लाज्म के फ्यूजन होने के बाद मान लीजिए ये है ओवम या oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये है इसका न्यूक्लियस, थोड़ा सा इसको हम डैश के फॉर्म में बनाते हैं, प्रोन्यूक्लियस बोलने लगते हैं इनको, और ये है स्पर्म का
प्रोन्यूक्लियस। अब क्या होता है कि जब ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, प्रोन्यूक्लियाइज कहा जाता है इनको, क्योंकि ये न्यूक्लियस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, यहाँ पे भी रिएक्शंस चलते हैं। तो यहाँ पे जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा कैरियोगैमे। वर्ड कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड गैमे का मतलब होता है फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमे मीन्स द कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन। सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई, कौन सी न्यूक्लियाई? प्रोन्यूक्लियाई। इस बात को ध्यान रखना है, वर्ड आएगा यहाँ पे प्रो न्यूक्लियाई। अब इसको हम प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं बोल रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्फीमिक्सिस। Amphimixis. What is amphimixis? It is a process in which the chromosomal get intermingled. मैटरनल क्रोमोसोम एंड पैटर्नल क्रोमोसोम की इंटरमिंगलिंग होती है, क्योंकि 23 क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से आ रहे हैं, दोनों क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज होंगे, तो उसकी इंटरमिंगलिंग को, उसकी इंटरमिक्सिंग को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस। तो 4 स्टेप्स में सिनगैमे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड एम्फीमिक्सिस, इस तरीके से मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी ने एक लाइन में देके इसको छोड़ा हुआ है, बट इसका डिटेलिंग हमें करना जरूरी रहता है, अदरवाइज बच्चों को ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। So the process of the fusion of the sperm and an ovum is called fertilization. During fertilization, a sperm comes in the contact with the zona pellucida. I told you all about the zona pellucida layer of the ovum and induce a changes in the membrane that blocks the entry of the additional sperm. ZP3 वाला जो concept मैंने आपको बताया है वो इसी लाइन से आया है। Thus, it ensured that only one sperm can enter and fertilize an ovum. The secretion of acrosomal help the sperm enters into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. The mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the ovum. कुछ लाइन मिसिंग हुई है इसमें। ये वाली जो लाइन है ये कह रही है कि जैसे ही जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आएगा स्पर्म तो यहाँ पे रिएक्शन चलेंगे, और जैसे ही रिएक्शन चलेंगे तो रिएक्शन चलने के बाद क्या होता है, स्पर्म एंटर हो गया है और तुरंत जो सेकेंडरी oocyte है वो अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके एक डेफिनेटिव ओवम में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत हरीली अपना डिवीजन कंप्लीट करता है, मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो यानी कि सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट्स इनटू ओवम आफ्टर सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड इसी के साथ स्पर्म फ्यूज करेगा और इसी कारण से जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और इसी कारण वो अपनी क्लीवेज कंडीशन में भी आने लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है तो वो बहुत रिपीटेडली डिवाइड करता है और इसी को हम आगे पढ़ेंगे क्लीवेज के कॉन्सेप्ट में।